लिखो, संसद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लिखो, पार्लियामेंट इज अ हाईली, या कहा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कंट्री, ऐसा लिख सकते हैं। कंट्री में, देश में संसद बहुत महत्वपूर्ण है, देश के लिए कानून बनाती है। मेकिंग, ऐसा कह सकते, पार्लियामेंट इज द मेकिंग ऑफ द लॉज, ये कानून बनाएगी। और सुनो बच्चा, ये ना हो, कानून ना हो तो सिर्फ जैसे नून हो, नून समझती हो कि नहीं, नमक, सिर्फ नमक हो किचन में, क्या बनेगा? नमक अपने आप में स्वाद नहीं है, नमक किसी के साथ मिलाने में स्वाद है। ठीक है? पार्लियामेंट अपने आप में सक्षम व्यवस्था नहीं है, या सॉरी, प्रधानमंत्री अपने आप में सक्षम नहीं है, कोर्ट अपने आप में सक्षम नहीं है, जब तक हमारे पास पॉलिसी देने वाले ना हो। जैसे आप पढ़ने में बहुत तेज हैं, आपको लगता है कि आप बड़े मेहनती हैं, नहीं, आपके पीछे बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं। अगर वो ना होते तो आप मेहनत ना कर पाते। कोई आपको खाना दे रहा है, कोई सुरक्षा दे रहा है, कोई स्वास्थ्य दे रहा है, सुविधा दे रहा है, और आपको लगा कि हम तो रॉकेट हैं। ये खराब जो बच्चा होता है ना, खराब थोड़ा सोच में, वो इसी का होता है। वो समझता है कि वही किया है, सब किया है ना? फिर माँ बाप को कहाँ भेजेगा? वृद्धाश्रम। जवानी पहले उनका चूसेगा और अपनी जवानी में उनको वृद्धाश्रम भेजेगा, क्योंकि उसको लगता है कि ये क्या है, इनका क्या वैल्यू है ना? तो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, एक्स वाई जेड, पार्लियामेंट में भले ही गाली गलौज होता है, भले ही ये अनपढ़ लोग जाते हैं, भले ही खराब से खराब लोग जाते हैं, लेकिन इस व्यवस्था से कम कुछ तो चल रहा है। लिखें, विधायी प्रक्रिया सदन में एक विधेयक के रूप में प्रारंभ की जाती है। विधायी प्रक्रिया सदन में एक विधेयक के रूप में प्रारंभ की जाती है। द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इनिशिएटेड इन द फॉर्म ऑफ अ बिल। सुनो बेटा, जब भी इंटरव्यू में कभी पूछे, कभी प्री में ऐसे कोई स्टूपिड सा सवाल आ जाए कि संसद की जो विधायी प्रक्रिया होती है वो किससे शुरू मानी जाती है, तो आप सीधे बोलिए कि सर, विधेयक से। हाँ, विधायी प्रक्रिया का उसमें लिखा, देखो प्रश्न में ही तुम्हारे उत्तर छुपा हुआ है, सीधा लिख दो विधेयक से। अब वहां लिख दिया अधिनियम, अध्यादेश, विधेयक, या कुछ और कहानी लिख दी, अब आप वहां कंफ्यूज हो रहे हैं। ऐसे तो फंसाता है कहीं पे। ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन यहाँ पे छुपा हुआ है कि संसद का जो इनिशिएटिव एस्पेक्ट है वो क्या है, एज अ एक बिल के रूप में है। आगे बढ़िए। अब लिखिए, अब बिल, बिल ही से उसका, क्यों, आपका अगर कोई पूछे कि आपकी आइडेंटिटी क्या है तो क्या बताएंगे? हैं? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस? नहीं, बोलने के लिए स्वतंत्र थे, कुछ भी बोलेंगे। घर के आप कहेंगे ये मकान हम ही बनवाए थे, किसी का भी मकान देख के। हाँ, बोले मोहल्ला हम ही बसाए थे, कुछ भी बोलेंगे। जैसे एक विद्यार्थी का इनिशिएटिव एस्पेक्ट क्या है, जैसे आपसे कोई पूछेगा तो बोलेंगे कि मैं अभी कंपटीशन की तैयारी में हूँ। आपकी एज के हिसाब से ये फिट है ना? और मुझसे कोई पूछे कि आप क्या करते हैं, मैं बोलूंगा यार मैं थोड़ी तैयारी में लगा हूँ कंपटीशन की। ये फिट नहीं है ना? हमारा वही एक लाइन अलग होगा, आपका एक लाइन अलग होगा। तो विधायिका का वो लाइन और कार्यपालिका का लाइन, न्यायपालिका का लाइन, लाइन अलग अलग है। तो विधायिका का लाइन किससे आइडेंटिफाई होगा? विधेयक से, बिल से। तो बिल में उसका है दिल, तो पहला हेडिंग बनाइए ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल आइडेंटिफाई तो उसी से होगा ना बेटा वो। हाँ, ऑर्डिनरी बिल की चर्चा है आर्टिकल 107 में, वही ब्रैकेट में लिख लीजिए, आर्टिकल 107, 107।
व्हाट यू मीन ऑर्डिनरी बिल? इसमें लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 107। अब इसको आप ऑर्डिनरी बिल के, हम बार बार साधारण विधेयक नहीं लिखाएंगे, आप उसी फॉर्म में चलते रहिए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 107, ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस इन एनी असेंबली, समझ गया ना, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। एक्सेप्ट मनी बिल एंड फाइनेंस बिल को ले लीजिए, या अदर फाइनेंस बिल करिए, मनी बिल एंड अन्य वित्तीय विधेयक। असल में अन्य वित्तीय में ये शब्द है कि उसी में मनी बिल घुसा रहता है, वो स्पीकर को देखना होता है, ठीक है ना। धन विधेयक व अन्य वित्त विधेयक ये अपवाद है। ये कहां पेश होंगे बच्चा, लिख लीजिएगा, इंट्रोड्यूस्ड ओनली लोकसभा। ये आप कंफ्यूज मत होना, इसमें पीसीएस में जाओगे ना तो ये सवाल है तुम्हारे पास। पहला सवाल तो यही है कि साधारण विधेयक का अनुच्छेद क्या है। ऐसे तो पूछता है यार, अभी 11 मई का पेपर आएगा, यही सब तो पूछेगा। और धन विधेयक का पूछेगा तो आप धन विधेयक को लोकसभा में लाना। अन्य वित्तीय का मतलब हर सारे विधेयक वित्तीय विधेयक है, उसमें से मनी बिल कौन है आइडेंटिफाई कौन करेगा, स्पीकर करता है। अगर स्पीकर ने कह दिया धन विधेयक है तो धन विधेयक है। जब वित्त विधेयक धन विधेयक पढ़ाएंगे तो हम थोड़ा सा आपको बाइफरकेट कर देंगे तो आइडिया आ जाएगा। ठीक है, पेश कहीं भी करो, अप्रूवल अंतिम किसका लेना होता है उसको अधिनियम कर बनाने के लिए। गुड, तो लिख लीजिएगा, विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही अधिनियम बनता है। द बिल मस्ट बी पास्ड बाय पार्लियामेंट एंड फाइनली अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट एज अ एक्ट। तब जाकर के वो बिल, इसलिए देखे होंगे बिल बहुत आते हैं। बिल का मतलब होता है, आप ऐसा, मैं हम लोग मजाक में बोलते थे, चलो बोल देते हैं यहाँ भी, ऐसा तो कोई इतना खराब मजाक भी नहीं था वो। जब हम लोग पढ़ते थे तो कहते थे कि जो बिल है ना, वो ऐसा है कि जैसे एक लड़का जो है ना कई लड़की देखता रहता है शादी के लिए। भाई ऐसे होता ही है, ऐसा तो हुआ नहीं कि एक लड़की देखा उसी शादी हो गई। लोग जाते ना घूम घूम के, यहाँ जाओ वहां जाओ। और लड़कियों के यहाँ भी ऐसे ही होता है कि भाई वो लड़का किसी तरीके से नहीं पसंद है, दूसरा, ऐसे दो चार तो हो ही जाते हैं लाइफ में। आप देखेंगे जोड़ बटोर के तो दो दो चार हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हम कहते थे कि ये जो एक लड़का कई लड़कियां देखता है या लड़कियां कई लड़कों को देखती हैं, ये है विधेयक। और जब विवाह हो जाता है वो है अधिनियम, अप्रूवल। हाँ, जिसको मिलेगा उसी के साथ वेडिंग पॉइंट में उसका फेरे होंगे। वो फेरे जो है अधिनियम का रूप ले लेता है। तो ऐसे तो पार्लियामेंट में देखेंगे एक एक सेशन में 30-30 विधेयक लेके आते हैं, लेकिन सभी कानून नहीं बनते हैं। तो बिल को हम कहते थे, बिल का मतलब है कि इसके लिए भी तैयार रहो कि दिल टूट सकता है ना। और एक्ट का मतलब है कि कानूनी तौर पर आप पति पत्नी हैं। और ये पंडित कौन है जानते हैं, राय सिन्हा हिल बैठता है वो पंडित जो अप्रूवल देता है कि चलो जजमान, अब विवाह संपन्न हुआ, आज से ये दोनों अपना पति पत्नी हैं। बस यही है कहानी। समझाने के लिए जाहिर उदाहरण समझ में आया है ना। चलो आगे। आगे चलो। जब दोनों सदन में पारित हो गया तो आप लेके वहां चले जाएंगे। एक तो ये बेटा साधारण विधेयक, साधारण विधेयक का मतलब आपको बहुमत कैसा होना चाहिए इसमें, 1/, लेकिन इसमें भी एक और संशोधन करिए,
उपस्थित और मत देने वाले। अब 543 में आधा प्लस नहीं 272 नहीं होंगे, ऐसे तो 150 ही बैठे रहते हैं, बिल बन जाता है ना। तो ये वाली लाइन भी कहीं आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर माना इन केस, समझ गए हैं बात को, जो समझाया मैं, अपने आप समझ लो इसको, ठीक है। अगर इन केस इस मामले में एक सदन में बहुमत दूसरे में ना हो, रार हो जाए, तो आप क्या करेंगे, इस बिल को आप ज्वाइंट, संयुक्त बैठक का भी प्रोविजन इसमें है, लिखिएगा। इन केस ऑफ कंट्रोवर्सी दिस बिल, इस विधेयक पर कोई विवाद हो जाए, then according to constitution, constitutional provision, joint meeting also क्या कर सकते हैं, कॉल बाई, कौन बुलाएगा, यस प्रेसिडेंट। ज्वाइंट मीटिंग के लिए राष्ट्रपति इसको बुला सकते हैं, और दोनों का वोट अब जुड़ जाएगा, उसमें से +1 होगा, वो उसका मान लिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए जनरली देखे होंगे ये तब आता है जब राज्यसभा में जो सरकार चलाने वाला दल है उसकी संख्या घटी रहती है। तो लोकसभा में तो उसका बहुमत ही है, वो तो वहां पारित ही कर लेता है। हमेशा झगड़ा होता है राज्यसभा वाले का, तो वो क्या करेगा, वो जोड़ लेता है। तो राज्यसभा में, लोकसभा में 300 है मान लिया, वहां पहुंचा उसका कम था, लेकिन वहां 10 ज्यादा था, मिला दिया तो जीत जाएगा। समझ गए कि नहीं, चुटकी समझी क्या बोल रहा हूँ, है? चल आगे नहीं पूछेंगे, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, लिखो। आगे पूछने में खतरा है, अभी उलझ जाएंगे। हमें तो डर रहता है, कसम से बता रहे हैं आपसे, हम आप लोगों से बहुत डरते हैं। हाँ, डरते हैं कहीं आपको जानकारी ना हो गई हो। अब चूंकि हमने समझाया, अब थोड़ा ये भी रहता है कि घर जाके क्या पता आप समझ जाओ। अब यहाँ पूछे तुरंत नहीं आया दिमाग में, तो एक अपना भी दिमाग खराब करो, इससे बढ़िया एक मौका दे दो, घर पे जाके देख लेंगे। संयुक्त तो बैठक जो बच्चा है लिख लो, ज्वाइंट जो मीटिंग होगी, वो ज्वाइंट सिटिंग हाउस, जो आप हाउस लिख लो, वो आर्टिकल 108 में लिखा है, ठीक है। लेकिन ये कब बुलाएंगे, लिखो इसके रीजंस, हाउस ये कब बैठक बुलाएंगे। पहला है, इज रिजेक्टेड बाय द हाउस, क्या बिल, ऐसा लिखो, चलो अच्छा, एक सदन में पारित, एक सदन में पारित और दूसरे में बिल का भेजना, वन असेंबली आल्सो अप्रूव्ड दिस बिल एंड सेंड सेकेंड हाउस, है ना, दूसरे सदन भेजा। दूसरा, हम यहाँ लोकसभा राज्यसभा नाम इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि ये बिल कहीं भी लाया जा सकता है। लिखिए जरा आगे, इसमें हमने बात किया कि एक जब पास कर देता, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 108, व्हेन अ बिल पास्ड बाय वन हाउस एंड सेंट टू अदर हाउस, जब दूसरे हाउस में भेजेगा, फर्स्ट क्या होगा, इज रिजेक्टेड बाय द हाउस, विधेयक को अस्वीकार कर देता है, राइट। पहला कंडीशन, क्या करेगा दूसरा हाउस, उसको रिजेक्ट कर सकता है। दूसरी बात लिखिए, the house disagree as the amendment of the as the amendment to be made in the bill, विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों पर दोनों सदन असहमत हैं। हाँ, जो संशोधन है एक को पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ये आपने भेजा, वो संशोधन लगा के भेज दिए, आपको पसंद नहीं है,
वो जो कह रहा है आपको पसंद नहीं, आप जो कह रहे हैं उसको पसंद नहीं है, तो रार चल रही है। एक और कंडीशन लिख लीजिए, जब दूसरे सदन को विधेयक पारित किए बिना 6 महीने से अधिक समय हो चुका हो, द अदर हाउस डज नॉट पास द बिल एंड मोर देन 6 months have passed the president, हो चुका हो, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है ना। द प्रेसिडेंट में समन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाफ हाउस, बोथ द हाउस कर लीजिए, बुला सकता है। अब आगे की बात हमें बताना नहीं है, आप बता सकते हैं इसको चेयर कौन करेगा इसको? हाँ, ठीक ना, लिख लीजिए, ज्वाइंट सेशन एज अ चेयरमैन स्पीकर ऑफ लोकसभा। हाँ, लोकसभा का अध्यक्ष इसका जो है अध्यक्ष, चेयरमैन होता है, लोकसभा का अध्यक्ष इसका अध्यक्ष होगा। देखो ये छोटी सी जानकारी थी, आप लोगों को पता है, अच्छा है। अब यहां पे नोट करके लिख लीजिएगा, ज्वाइंट मीटिंग नॉट इम्प्लीमेंटेड मनी बिल, है ना, धन विधेयक पर संयुक्त बैठक लागू नहीं। दूसरा लिखेगा, द लोअर हाउस हैज एक्सक्लूसिव पावर ओवर मनी बिल्स, धन विधेयक के मामले में लोकसभा को अत्यांतिक अधिकार है। अत्यांतिक का मतलब एब्सोल्यूट, जो करेगा वही करेगा। मनी बिल को राज्यसभा क्या कर सकती है? हाँ अच्छा, 14 दिन केवल रोक सकती है, बस लिख लीजिए। राज्यसभा हैव नो पावर टू अमेंड कामा मॉडिफाई और रिजेक्ट अ मनी बिल। हाँ, राज्यसभा को मनी बिल पर सुधार करने या उसमें क्या बोलेंगे, संशोधन करने या स्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है। और आफ्टर 14 डेज, यह स्वतः पारित मान लिया जाता है। समझ गया ना, सेल्फ इसको बोलेंगे कि 14 दिन तक रोक सकती है बस राज्यसभा, केवल 14, ये वाला भी कभी कभी पूछता है, 14 दिन तक रोकने का हक है उसको, बाकी नहीं। ठीक है, अब एक हेडिंग बोला है, प्रेसिडेंट्स एसेंट। एक प्रकार से इसको कंसेंट भी कह सकते हैं, प्रेसिडेंट का जो अनुमति है, मतलब राष्ट्रपति की अनुमति। आप अच्छी तरह जानते हैं, कुछ भी कर लीजिए, राष्ट्रपति अगर उस पर सिग्नेचर नहीं किया तो वो बिल विधेयक का रूप, एक कानून का रूप नहीं लेगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 111, दैट, लिखें, व्हेन अ बिल हैज बीन पास्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जब कोई विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद इट सेंड द प्रेसिडेंट फॉर दिस
एसेंट, एसेंट ही वर्ड ठीक है, ASSENT, है ना। राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इट्स सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? द प्रेसिडेंट में आइदर, प्रेसिडेंट घोषित करेगा फर्स्ट, क्या कर सकता है पहला? हाँ, गिव असेंट, अनुमति दे सकता है ना, दे दिया। दूसरा, विद होल्ड कर लीजिए, रोक सकता है। और वह धन विधेयक नहीं है तो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। नेक्स्ट लिख लीजिएगा, रिकंसिडरेशन के लिए, सेंट रिकंसिडरेशन। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एक्सेप्ट मनी बिल। अगर मनी बिल नहीं है तभी, मनी बिल पे तो उससे पूछ के ही रखा गया होता, तो रिकंसिडरेशन का मतलब ही नहीं है। अब यहां हमें बताने की जरूरत नहीं है कि अगर वह विधेयक पर अपनी अनुमति दे दिया, कोई झगड़ा नहीं, विधेयक को रोक लिया तो भाई इसमें लिखा ही नहीं है। अब किसी दिन सुप्रीम कोर्ट के दिमाग खराब हुआ तो इनका भी टाइम तय कर देगा ना। अच्छा बता दिया, 3 महीने दिए है टाइम। हाँ। आर्टिकल 11B, ये क्या कहता है? सेज, विधेयक पर अपनी अनुमति रोक लेता है तो विधेयक नष्ट हो जाएगा। कुछ समझे? खतरनाक बात है ना। दिस कहां पे लिखा? बट इफ ही विद होल्ड द बिल, क्या हो जाएगा? हाँ, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसमें क्या इस्तेमाल हो जाएगा? इसी को B2 पावर कहते हैं, दैट इज कॉल्ड B2 पावर। इंग्लैंड में भी इसी विधि इसी प्रकार है। इंग्लैंड में भी लिखें, इन इंग्लैंड अ सिमिलर पावर वाज vested in the crown to give assent to a bill। इंग्लैंड में भी विधि इसी प्रकार है और सम्राट को वीटो करने की शक्ति कभी प्रयोग में न लाए जाने के कारण लुप्त सी हो गई। बट इट हैज नाउ फॉलन इनटू डिसयूज। समझ गया ना? व्यवस्था तो इंग्लैंड में भी है, लेकिन आज तक इंग्लैंड में कभी इसका उपयोग ही नहीं हुआ, लुप्त सी हो गई। एक प्रकार से आप ऐसा समझें कि इंग्लैंड में हमेशा किसी भी केस में बिल को करके ही किया गया, यानी मंत्रणा किया गया है, और बीटो का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया सम्राट। आप जरा कल्पना करके देखिए, जिस देश में सम्राट वंशानुगत हो वहां पर बीटो इस्तेमाल नहीं। जहां आते हैं 5 साल के लिए चुनाव कर, वो अपना अपना कमाल दिखाते हैं, है ना। लेकिन मोदी शासन काल में आप बीटो नहीं पाएंगे। नहीं, बीटो हो ही नहीं सकता है। बीटो खुद ही बैठे हैं। इतना बेटा समझ में आ गया ना? अब इससे ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें। मनी बिल लिखिए, हेडिंग बनाइए, मनी बिल। विधेयक के कई प्रारूप होते हैं। एक तो जनरल है, एक 2/3 है, एक 2/3 के साथ राज्यों का भी समर्थन है।
जैसे जब पंचायत आप ला रहे थे 92 में 73वां संविधान संशोधन 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो उसमें 2/3 बहुमत पर्टिकुलर प्लस आधे स्टेट का समर्थन। आधे देखना वहां फंसा देता है आपको, आंसर में क्या फंसाता है, आधे से अधिक और आधे राज्य, जैसे 28 राज्य है ना, तो 14 का समर्थन, 14 से अधिक नहीं, ये शब्द है उसके, आधे राज्य, बहुमत राज्यों का नहीं लेना होता है, आधे राज्यों का समर्थन लेना होता है। तो उस समय स्टेट जब ये आया था तो गोवा सहित 25 राज्य थे, 16 राज्यों ने समर्थन दिया था, ये आना चाहिए। 73वां 73 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 का, तो ये 2/3 बहुमत प्लस स्टेट, क्योंकि एग्जीक्यूट कहां करेंगे पंचायत को, राज्य में करेंगे, तो राज्य से तो पूछो, तो आधे स्टेट्स कह रहे हैं कर दो, उस समय 16 स्टेट 25 के मुकाबले में थे, कर दिया गया उसको। ठीक है, धन विधेयक में लिखे आर्टिकल 110। अब इसको हम थोड़ा क्लियरिफाई कर रहे हैं, ये बहुत फंसाता है मनी बिल, है ना, इसको एक बार में समझ लो क्या है मनी बिल। लिखो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 110(1) क्लॉज 1 में 110(1) आर्टिकल 101 में इसकी डिफिनीशन है दैट अ मनी बिल इज अ बिल, धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है विच कंटेन्स ओनली प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू ऑल, जो ऑल आर एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, अब हम नीचे लिखाएंगे, जो निम्नलिखित विषयों में सभी या किसी एक से संबंध रखता है। हाँ ठीक है, इसमें से एक भी होगा तो मनी बिल हो जाएगा या सारे हों। पहला है किसी का आरोपण, द इम्पोजिशन, एवोल्यूशन, उत्सादन बोलते हैं, एवोल्यूशन हटाना होता वैसे, कर लगाना, अगर नहीं समझ में आ रहा आरोपण तो लिख दो कर लगाना, कर हटाना, ठीक है ना। रिमिशन परिहार, अल्ट्रेशन बदलना, आर रेगुलेशन विनियमन ऑफ एनी टैक्स। अगर आप ये कर रहे हैं तो दैट इज अ मनी बिल। ठीक है, एक साथ लिखें, अभी एक पॉइंट है, ये है तो सब टैक्स के अंदर ही हो रहा है, कम कर रहे हैं, हटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कुछ संशोधन कर रहे हैं, ये सब चीजें मनी बिल। दूसरा है द रेगुलेशन ऑफ द ब्रोइंग ऑफ मनी, बारोइंग होना चाहिए, उधार लेने को, हाँ बारोइंग ऑफ मनी, आर द गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन करना या प्रत्याभूत करना, ये गारंटी होता है, ये प्रत्याभूत करना। देखे होंगे अगर भारत सरकार कोई उधार लेती है ना, उधार तो राज्य सरकारें भी लेती हैं, राइट, तो उस मामले में आपको यह मनी बिल में चला जाएगा। ठीक है ना, अब इसको आप हल्के वाला विधेयक के तौर पे मत देखिए, क्योंकि सरकार किसके प्रति जिम्मेदार है, लोकसभा के, तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। राज्यसभा जो है
को 14 दिन तक है, अपना सोच लो। बाकी तो लायबिलिटी हमारी है, सरकार गिरेगी लोकसभा में, सरकार ही उधार ले रही है। भाई जैसे हम हैं, मान लो हमने पैसा उधार लिया तो लायबिलिटी हमारी है ना। अगर कोई पूछेगा कि भाई क्या है आपने, हाँ आपने, तो ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते थे यार कि जरूरत क्या थी, ऐसे कर लेते वैसे कर लेते, यही बोलेगा। हम ना माने उसकी बात, 14 दिन तक हम इंतजार करेंगे। अगर उसने कह दिया कोई बात नहीं, ले लिए पार्टनर, हमारा भी मुंहर है तुम्हारे साथ, उसने कहा हमसे कोई मतलब नहीं, उसने बोला हमसे कोई मतलब नहीं, तो हम 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 15वें दिन हम कहेंगे हमको तुमसे कोई मतलब नहीं, बिल हम ही पास कर ली जाओ, हम तो किए ही हैं। आया समझ में कि नहीं? आप उधार देखिए, उधार का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये बहुत ही ब्रॉड है, आप समझे ना। हाँ लेती है, सब जगह से जो लेते हैं, क्योंकि जब आप प्रत्याभूत करेंगे, आपको याद है चंद्रशेखर सोना गिरवी रखे थे कि नहीं? हाँ रखे थे ना। हम अब अपने घर का गहना जो है सुनार की दुकान पे दे के पैसा लाए हैं। अब वो चाहे हम सुनार की दुकान पे लाए हों, चाहे अपने मामा से पैसा लाए हों, प्रत्याभूत तो हो गया ना दोनों चांसेस में। कौन दे रहा है फ्री फंड में? इसलिए इसको एलोबरेट नहीं किया गया है, तो किसी भी प्रकार का उधार है। अगर ऐसा होता, आप देखे होंगे 292 293 आर्टिकल में जाइएगा, 292 293 में, जब राज्य और सरकारों को ये पैसा लेने का, आरबीआई वगैरह से पैसा लेते हैं जब घटता है पैसा वगैरह, आपने, हाँ हाँ, और सरकार जो पैसा दे, जैसे ऐसा नहीं अनलिमिटेड देता है। हाँ हाँ, उस पर डिपेंड करेगा। और दूसरी चीज है कि कई राज्य जो हैं, अब जैसे उत्तराखंड का हालत क्या है, उत्तराखंड 500 करोड़ रुपया लेता था तब तनख्वाह बांटता था। इनके पास कितना, कौन से इतना करोड़पति है ये उत्तराखंड? अब ये 6,000 7,000 करोड़ से ज्यादा कर्जा नहीं ले सकते, इनको मिलेगा ही नहीं। जीएसटी के टाइम में 2020 में जब कोरोना लगा था, तो जो जीएसटी आप 2.25 लाख करोड़ रुपया देखते हैं, अब अप्रैल 2020 में, 2020 में बंद था ना भारत, सिर्फ 26,000 करोड़ रुपया, कहीं कहीं 32,000 का भी डेटा दिखता है, 26,000 करोड़ रुपया जीएसटी की वसूली हुई थी। जीएसटी में गवर्नमेंट में देखा जीएसटी कम आ रहा है, गाड़ियां भी बंद थी, क्रूड ऑयल ओल बिक नहीं रहे थे, ये कच्चा तेल और ये पेट्रोल वट्रोल, तभी तो हमने बोला ना मई में इन्होंने 10 रुपया लीटर बढ़ा दिया, 12 रुपया की, कोई भी भराए तो कुछ तो पैसा आए। और इनका जो, जैसे जीएसटी का जो धीरे 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 डिक्लाइन बहुत आया था इसमें, अप्रैल 2021 आते आते तब 1 लाख करोड़ रुपया पार किया था, हालांकि वो भी कोरोना का कालखंड ही था। तब 1 लाख, पहली बार 1 लाख करोड़ पार किया था। जुलाई 2017 में 1 अगस्त से, आपने 30 जून को जब पारित हुआ, 1 जुलाई से ये जीएसटी आया 2017 से, और पहली वसूली हुई थी 94,000 करोड़ की। जुलाई 2017 में जीएसटी आया था 94,000 करोड़, लेकिन दिसंबर आते आते 80,000 करोड़ पे चला गया, डिक्लाइन हुआ था, जीएसटी गिरा था। फिर धीरे 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 करते 1 लाख करोड़ तो बहुत साल के बाद आया, और 13 लाख करोड़ रुपया साल भर में जीएसटी सी वसूली का रेंज रखा गया। स्टेट को आप जानते हैं आधा पैसा बांटता है। आप जीएसटी को कभी रिटर्न फाइल करेंगे तो जैसे माना 18% कोचिंग पे टैक्स है ना, तो 9% केंद्र लेता है और 9% राज्य लेगा। तो पहले ये पैसा कहाँ चला जाता है? केंद्र के पास। फिर केंद्र इनको
शॉर्टफॉल के साथ मुआवजा सहित पैसा देता है। शॉर्टफॉल समझ रहे हैं? एक जनरल फॉर्मूला है कि 10% इकोनॉमी रिच होती ही होती है। अब तो भले ही एफडी फेफडी नहीं देते हैं, लेकिन लोग ये मानते थे कि 10% तो पिछले साल से इकोनॉमी रेज करेगी, आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और जब ये आया था तो इस पे जो इकोनॉमिक कमेटी थी उसने भी कहा था कि कुछ भी होगा 10% मिलेगा ही कम से कम। अब माना उत्तराखंड को 5,000 करोड़ मिलना था, उसको 3,000 करोड़ रुपया मिला, तो ये 3,000 करोड़ तो आएगा ही, प्लस 2,000 करोड़ का शॉर्टफॉल भी मुआवजा के तौर पर 30 जून 2022 तक देता रहने का था, 5 साल तक। अब नहीं देते मुआवजा। तो कोरोना के टाइम पे गवर्नमेंट खुद परेशान थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि उगाही नहीं हो रही थी। तो स्टेट को जो पैसा शॉर्टफॉल वगैरह का भी देना चाहिए था नियम से, वो सब रोक लिया स्टेट, क्योंकि वादा था कि हम 22 तक आपको घाटा भी देंगे। इसी आधार पर स्टेट जीएसटी के लिए माने थे। तो सरकार ने उनको पैसा नहीं दिया और ऐसा 2,40,000 करोड़ रुपया स्टेट का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रह गया। 2,40,000 करोड़ जो अदर स्टेट्स को देना था। जो भाजपा शासित राज्य थे वो तो चुप रहते थे, इसलिए देखे होंगे सरकारें सब मर रहे थे, आराम से बैठी थी, सिर्फ लाशें गिन रहे थे लोग, कुछ हो नहीं रहा था, पैसा भी नहीं था उस। आपको कोई बताएगा क्या? मैं बताऊंगा मेरे जेब में 4 रुपए है कि 5 रुपए? क्यों बताऊंगा? आप तो मेरी हैसियत लगा लेंगे, हम बताएंगे ही नहीं। ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, बनाएंगे, चवन्नी है नहीं तुम्हारे पास, फालतू बकवास कर रहा है। तो फिर 2,40,000 करोड़। अब जो, जैसे ममता बनर्जी क्यों मानेगी? जो एंटी बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट्स में वो क्यों मानेंगे? उन्होंने कहा हमारा पैसा दीजिए, पैसा नहीं हमारे पास। तो जानते हैं इन्होंने क्या कहा? सरकार ने दो रास्ता बताया। सरकार ने दो रास्ता क्या बताया? एक रास्ता बताएगा आरबीआई से उधार ले लो या बाजार से पैसा उठा लो। उन्होंने कहा आरबीआई की लिमिट हमारी खत्म हो गई है, हमको नहीं मिलेगा पैसा, तो कहा बाजार से उठा लो। बोले मेरा पैसा तुम रखे रहोगे और हम लोन पे पैसा उठाएं, हमारा पैसा वापस करो। तो गवर्नमेंट के पास जो है, जब पैसा नहीं होता है तो उसके पास देखो कहां जाएगा पैसे के लिए? एक तो आरबीआई की शरण में जाए। आपने नहीं सुना कि मोदी जी ने आरबीआई का रिजर्व भी खर्च कर दिया था? सुने थे कि नहीं? मालूम नहीं है क्या? मोदी जी आरबीआई का रिजर्व भी निकाल लिए थे। ये पनगड़िया फनगड़िया, ये क्या नाम है उसका? क्या नाम था आरबीआई गवर्नर यार? आ रघुराम राजन ओजन। और एक को उसके बाद लाए थे, एक पटेल था, उर्जित पटेल, उसी के टाइम में नोटबंदी हुई थी। रघुराम राजन के टाइम तक इनकी हिम्मत नहीं पड़ी, वो करने ही नहीं देता। रघुराम राजन तो इकोनॉमिस्ट है ना, बाकी तो सब वो चमचागिरी कर रहे थे। उर्जित पटेल भगा, उसका डिप्टी गवर्नर भगा, बाद में सब भगे, कहें ये आदमी तो बर्बाद कर देगा। अरविंद पनगड़िया नाम सुने कि नहीं? कौन थे ये? नीति आयोग के चेयरमैन थे पहले, मैक्सिकोम इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर है वो। भाग गया वहां, 2 साल के बाद बोले कंटिन्यू कर ले, बोले नमस्ते, हम चल रहे मास्टर हैं, पढ़ाएंगे, हमें नहीं रहना सरकार में। यो नीति आयोग का उपाध्यक्ष था, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री ही होता है, वो नहीं टिका। संस्थाएं थोड़ी सी, तो पैसा जो है आप बाहर से लाएं अंदर से लाएं, आपको गारंटी देनी पड़ती है। आपको क्या लगता है ऐसे पैसा, एक होम लोन लेने जाइए बैंक से, आपको पैसे दे देगा 1 करोड़ रुपया? 1 करोड़ रुपया देने के लिए 5 करोड़ की गारंटी रखवा लेगा आपसे, तब देगा पैसा। तो गारंटी क्या है? आप चाहे साहूकार से पैसा लाइए चाहे बैंक से लाइए, गारंटी दोनों को चाहिए।
तीसरा लिखिए, भारत की संचित निधि, कॉन्सोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, आकस्मिक निधि, द पेमेंट और विड्रॉल और डिपॉजिट। द पेमेंट ऐसा लिख सकते हैं, द पेमेंट और विड्रॉल, जमा करना या निकालना, ये मनी है। समझ गए ना? सुनो, ऐसा कैसे? आप जानते फाइनेंस बिल सुने हैं कि नहीं? जब बजट पेश होता है तो एक वित्त विधेयक होता है। वित्त विधेयक का मतलब क्या है? हाँ, और एक अप्रोप्रिएशन बिल होगा, विनियोग। आप क्या करते हैं, बिना संसद से पूछे किसी पर टैक्स नहीं लगा सकते, एक पैसा वसूल नहीं सकते। एप्रोप्रिएशन बिल आपको परमिट करता है कि आप कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाल सकते हैं, और फाइनेंस बिल यह आपको रूल देता है कि आप जनता से टैक्स वसूल सकते हैं। जब टैक्स आप वसूलेंगे तो पैसा कहां डालेंगे? कंसोलिडेटेड फंड में। तो किसके परमिशन से आपने वसूला था? पार्लियामेंट से। तो यह इस मामले में तो पहले से डिसीजन है ना। तो अगर आप कंटिजेंसी फंड में या आप ये कंसोलिडेटेड फंड में पेमेंट करते हैं, यानी पैसा जमा करते हैं या विड्रॉल करते हैं, तो दैट इज अ मनी बिल। ठीक है, नेक्स्ट। इसी में बताने की जरूरत नहीं है, भारत की संचित निधि में धन का विनियोग करना, उसी में लिख दिया है अलग से। लिख सकते हैं द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यह भी मनी बिल है। कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो कंसोलिडेटेड फंड पर भारित हो, है ना। डिक्लेयरिंग ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड, जो चार्ज उस पे लागू है। ठीक है, लिखें पब्लिक अकाउंट के मदद से धन प्राप्त कर, लिखेंगे द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और द custody or issue of such money or the audit of the accounts that union or of a state। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चाहे लोक लेखा के मध्य धन प्राप्त करना हो, ऐसे धन की अभिरक्षा या निकासी, या संघ या राज्य के हिसाब किताब का लेखा परीक्षण करना। लिख नहीं रही है क्या नम्रता? छूट जाता है ना तो आगे बेटा पढ़ लिया ले लिया करो। अब पूरा छोड़ दोगी तो फिर नई यात्रा हो जाएगी। अब जैसे डोई वाला में आपने चाय नहीं पिया तो बंजारा वाला आगे कहीं लाल तप्पड़ में पी लीजिए। आपने कहा ना कसम से हम जब 3 दिन बाद लौटेंगे तब डोई वाला में ही चाय पियेंगे। अरे लाल तप्पड़ में पी लो। कौन सी डोई वाला की चाय से पाचन क्रिया बहुत सही हो जाती है। किसका पेन किसका पेन है? छुटकी तुम्हारा है क्या? होश में रहा करते नहीं। छुटकी मौका देती कि मैं कुछ बोलूं, है ना। हाँ, मौका देती थी कुछ बोलने। लिखा नहीं लिखा? लोक लेखा के
मध्य धन प्राप्त करना, ऐसे धन की अभिरक्षा या निकासी या संघ या राज्य के हिसाब का लेखा परीक्षण करना। ऑडिटिंग सुने हैं कि नहीं, सीएजी वाला, ये सभी। और लास्ट में बच्चा ये लिखा है कि एक से लेकर अब तक जितने हैं, ठीक है ना, कोई विषय या इसमें से कम ज्यादा स्पीकर ही डिसाइड करेगा। लास्ट में लिख सकते हैं कि एनी मैटर incidental to any of the matter specified in sub clauses 1 to कितना है 6, बट आपको मैं बता दूं, इसको लिखिएगा 1101 A B C D E F, नहीं समझे? 110 एक A B C D E F, लास्टवा वाला जो लिखा है वह है G A G, बोले सुनो जी, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि यह कहां लिखा है कि सारे मनी बिल पर स्पीकर पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, तो आप कहेंगे आर्टिकल 110(1) जी में, है ना। थोड़ा सा इसका पूरा मिला गया आपके पास। एक बच्चा इसमें लिखो, कोई भी धन विधेयक मनी बिल लिखो, कोई विधेयक इस कारण से धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कोई भी धन विधेयक, हाँ, एनी विधेयक, कोई एनी विधेयक, ड्यू टू दिस रीजन दैट्स मनी बिल अंडरस्टूड, दैट क्यों कि वह जुर्माने या अर्थदंड, है ना, पेनाल्टी, अर्थदंड को क्या बोलेंगे यार, पेनाल्टी तो होता है शायद, हाँ, तो जुर्माना क्या हुआ, हाँ, फाइन, यस, फाइन, पेनाल्टी, फी ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस के शुल्क, या फी फॉर न्यू सर्विसेज प्रोविजंस, और local authorities or bodies related tax, or abolition, remission, alteration, ठीक है ना, आप समझ गए इसको, इसको थोड़ा वहां से अलग रखना है, हाँ, किंतु कोई विधेयक इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा, क्यों, क्योंकि नेचर वही है इसमें भी, आ समझ में, हाँ, चला, नहीं समझ में आई, कोई विधेयक धन नहीं समझा जाएगा कि उसमें जुर्माना लगा है, अर्थदंड लगा है, उसमें लगा है, लोकल बॉडी ने पैसा लगाया, उसमें नई सर्विस पे शुल्क लगा, वगैरह वगैरह, इसको आप मनी बिल में नहीं रखेंगे क्योंकि नेचर मेल खा रहा है, बट ये कहां से आ रहा है इसको ध्यान में रखना है, थोड़ा बाइफरकेट किया, इसको थोड़ा अलग किया, ये कुर्सी ये भी है, ये भी है, लेकिन ये वाली उसकी है, ये वाली उसकी है, कुर्सी एक जैसी है इसलिए उसकी उसकी नहीं है, नेचर मेल खा रहा है, बट ये इससे अलग रखिएगा, है ना, वहां थोड़ा सा गलती ना हो, ठीक है। स्पीकर का फैसला बेटा इसमें अंतिम होता है, अब वो जो जाने वो डिसाइड करें।